देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रॉक एंड मिनरल्स के बारे में। रॉक और मिनरल पे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो रॉक और मिनरल के बारे में पूरा डिटेल बता देता हूँ। और जितनी भी इस लेक्चर में जितनी भी टेबल आएंगे वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आने की संभावना है। टेबल है इसमें बहुत सारे, किस किस फॉर्म में, कितने ऑर्डर में सोइल को बांटा गया है, कहाँ पे कौन सी सोइल मिलती है, टाइप, और इन पे सारा डिस्कशन स्टेट वाइज। तो पूरा डिस्कशन होने वाला है। रॉक एंड मिनरल से स्टार्ट कर रहा हूँ, चट्टाने एंड खनिज। तो स्टार्ट करता हूँ भाई। रॉक, देखा, रॉक जो है, सबसे पहले मैं रॉक की बात कर लेता हूँ। रॉक जो हम पढ़ने वाले हैं वो तीन तरह की है। तीन तरह की कौन सी? 3 टाइप्स हैं सर। 3 में कौन कौन से हैं देख लो। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा तुम्हें। आगन्य, आगन्य सर, इग्नियस रॉक, आगन्य रॉक जिनको बोलते हैं आगन्य, आगन्य चट्टान, चट्टाने। आगन्य चट्टाने का मतलब है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। सर ये कैसे बनती हैं? देखो इसकी थोड़ी सी बातें कर देता हूं। इग्नियस रॉक के बारे में सुनो भाई। इग्नियस रॉक वो रॉक है जैसे कोई लावा उबल रहा है, ज्वालामुखी फटा, उसमें से लावा निकला 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और वो अचानक निकल के बाहर आया, इतना ज्यादा उबलता हुआ लावा, उसमें हर कोई मिनरल, न्यूट्रिएंट, मिट्टी, जो भी कण थे, हर चीज पिघली हुई अवस्था में, लावा बिल्कुल लाल, और पिघल के बाहर आया। बाहर का टेम्परेचर मिला 40 या 45 डिग्री। जैसे इतने हजारों डिग्री सेल्सियस से अचानक 40 डिग्री सेल्सियस, यार बहुत ही ठंडा लगा होगा उसको। वो अचानक क्या हो गया? जम गया, और जम के एक पत्थर बन गया, चट्टान बन गई, और उस चट्टान का नाम पड़ा इग्नियस रॉक, जलती हुई रॉक। आगन्य, आगन्य चट्टाने कहा गया जिनको इग्नियस रॉक बोला गया। ये होती है वो इग्नियस रॉक जो सबसे पहले बनी थी, बिल्कुल ही लावा से ठंडा होने से बनी, वो इग्नियस रॉक। उसके बाद दूसरी अवसादी, अवसादी, मैं हिंदी में ऐसे ही लिख देता हूं, कोई मेरे को गलत भी हो सकता है शब्द। अवसादी चट्टाने, इंग्लिश में ठीक लिखूंगा, ठीक है। अवसादी चट्टाने जो कि जिसको हम सेडिमेंट्री बोलते हैं, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक मिलती है। दूसरी सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है सर? बहुत सालों से बहुत सारा मिट्टी, धूल, कण, डस्ट, जो भी पार्टिकल जमते रहे पत्थरों के ऊपर, और वो जम 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 के अवसाद, मतलब बहुत सारी लेयर्स बनती चली गई। जीव जंतु मरते गए, प्लांट्स गिरते गए, उनकी एक लेयर होगी, फिर नेक्स्ट लेयर आई। ऐसे बहुत लंबे समय में जो सेडिमेंटेशन होता गया प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन ऑफ लेयर्स। और इसके अंदर लेयर बनेंगी। इनमें अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री होती है ना, इनमें लेयर की फॉर्म में मिलती है। किसकी फॉर्म में? लेयर्स की फॉर्म में, लेयर्स फॉर्म में मिलती है, ठीक है सर। और जो नेक्स्ट वाली है उसका नाम यहां लिख देता हूं, जिसका नाम है क्या? मेटामॉर्फिक। क्या नाम है रे? मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिनको हिंदी में कहा जाता है रूपांतरित, रूपांतरित चट्टाने। रूपांतरित जो अपने रूप को बदल ले, चट्टाने, ठीक है भाई, रूपांतरित चट्टाने। तो सर ये क्या होती हैं? जो रूप को बदल ले, लंबे समय से अगन्य अवसादी चट्टाने बहुत लंबे समय तक पड़ी रही, उनमें पोरस होगी, उनकी जो आकृति है, जो स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, वो चेंज हो गया, उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इस तरह से रॉक कितने प्रकार की भाई? 3 तरह की सर, आगन्य, अवसादी और मेटामॉर्फिक, 3 तरह की सर। अब जो रॉक के बारे में, रॉक के लिए एक शब्द, जैसे सर अलग अलग चीजों के लिए, स्किन के लिए ड्रम वर्ड यूज होता है, किडनी के लिए रीनल होता है, हार्ट के लिए कार्डियो वर्ड यूज होता है। ऐसे ही सर रॉक के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है पेट्रो। रॉक्स के लिए एक शब्द है जिसका नाम है पेट्रो। क्या नाम है? पेट्रो, पेट्रो, ठीक है सर, पेट्रो वर्ड यूज होता है। पेट्रो से 3 टर्म जो हमें पढ़नी है बहुत जरूरी है। एक तो पेट्रोलॉजी, एक पेट्रोग्राफी और एक पेट्रोजेनेसिस। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रो, थोड़ा सा इधर देखो, हाँ, सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलॉजी की। सर पेट्रोलॉजी क्या होता है? देखो, पेट्रो मतलब तो रॉक है, पेट्रो का तो मतलब ही क्या था? रॉक, और लॉजी का मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ रॉक। सिंपल सी बात है भाई, स्टडी करना, स्टडी ऑफ रॉक्स। रॉक्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है सर, ठीक है। पेट्रोग्राफी क्या होता है फिर? पेट्रोग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है डिटेल के बारे में पूरी नॉलेज लेना, उसका वितरण पता करना, उसकी फुल जानकारी लेना, फुल डिटेल ऑफ रॉक्स, फुल डिटेल, उसके अंदर क्या है ऐसा पूरी जानकारी, फुल डिटेल ऑफ रॉक्स,
रॉक की पूरी जानकारी लेना क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। पेट्रो मतलब रॉक और लॉजी ग्राफी मतलब फुल डिटेल, और पेट्रो मतलब रॉक और लॉजी मतलब स्टडी। पेट्रोलॉजी रॉक की स्टडी, पेट्रोग्राफी फुल डिटेल ऑफ द रॉक। नेक्स्ट अब है पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोजेनेसिस सर ये क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है पेट्रो मतलब रॉक और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोजेनेसिस। क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ रॉक, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। चट्टानों की जो बनने की प्रक्रिया है उसको पेट्रोजेनेसिस बोला जाता है। कोई डाउट है? देखो पेट्रोलॉजी स्टडी हो गया, पेट्रो मतलब रॉक होता है, लॉजी मतलब स्टडी, ग्राफी मतलब फुल डिटेल, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ रॉक। तो इस तरह से हमने रॉक की पूरी जानकारी ली सर। उसके 3 तरह की रॉक, आगन्य, इग्नियस, अवसादी, सेडिमेंट्री, और तीसरी मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानें। तीनों के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा जानकारी दी। हाँ, फिर पेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ा, स्टडी रॉक की, पेट्रोग्राफी फुल डिटेल ऑफ द रॉक, पेट्रोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ रॉक की स्टडी करना सर। ठीक है, तो ये सारी क्या पढ़ लिया हमने? रॉक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। इससे आगे बढ़ते हैं, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया। रॉक के बारे में बोला गया है, रॉक्स टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो इसमें क्या क्या बोला गया सारा पढ़ लेते हैं एक करके। एक चट्टान एक या एक से अधिक मिनरल का संकुचित द्रव्यमान, संकुचित मतलब कॉन्ट्रैक्ट होके इकट्ठा होके एक मास बना हुआ है, उसको चट्टान कहा जाता है, बहुत सारे मिनरल से मिलके। ठीक है सर। रॉक खनिजों का मिश्रण होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए इनके भौतिक और रासायनिक, इनके फिजिकल और केमिकल संगठन उन खनिजों की विशेषताओं के अनुसार विभिन्न होते हैं इनमें उपस्थित होते हैं। देखो ये कह रहा है जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, इनकी जो कंपोजिशंस है वो उस रॉक पे डिपेंड कर, जो मिनरल्स इनके अंदर पाए जाते हैं उन पे डिपेंड करता है। कोई भी रॉक है उसमें कौन से मिनरल मिलेंगे, कैसी फिजिकल या केमिकल कंडीशंस मिलेगी, जो इनकी कंपोजिशन है उनकी विशेषताओं पे आधारित है। ठीक है सर। पेट्रोलॉजी, पेट्रो मतलब सर रॉक, लॉजी मतलब स्टडी। तो चट्टानों का अध्ययन या चट्टानों का विज्ञान या चट्टानों की स्टडी, चट्टानों का विज्ञान है जिसमें शामिल है। ठीक है सर। स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी। फुल डिटेल के बारे में पेट्रोग्राफी, जो चट्टानों का विवरण और विश्लेषण करता है, फुल डिटेल। ठीक है। पेट्रोजेनेसिस फॉर्मेशन, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन करना पेट्रोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ ये तीनों बता दी मैंने, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए जरा आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। रॉक का पूरा जानकारी मिल रही है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब ये कह रहा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण ऑफ द रॉक, चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक। तो देखिए रॉक्स की उत्पत्ति या निर्माण के तरीके के आधार पर 3 प्रकार की में बांटा गया है, जिसमें से पहला इग्नियस रॉक, जिनको हम क्या कहते हैं बताओ? आगन्य, सेडिमेंट्री जो अवसादी होती हैं, मेटामॉर्फिक जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं। हिंदी में इनके नाम पता चल गए। इग्नियस का बताओ रे, आगन्य, सेडिमेंट्री अवसादी, मेटामॉर्फिक रूपांतरित, मेटा मतलब मोर्फोलॉजी को चेंज करे, रूपांतरित। जो पिघले हुए लावा पदार्थ से ठंडा होने पर बनती है, तो इग्नियस बताया था, लावा ठंडा होते ही अचानक बनती है, हजारों डिग्री सेल्सियस से 40-45 डिग्री सेल्सियस पे पूछते ठंडा हो जाता है, वो रॉक बनती है, उसको इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री जो दबाव के तहत एक लेयर थी, दूसरी उस पर डिपोजिट, तीसरी चौथी, उसकी वजह से जो डिपोजिशन प्रेशर की वजह से बनी वो क्या? सेडिमेंट्स लेयर। इसमें जो सेडिमेंट्री होती है ना, इसमें लेयरिंग मिलती है, लेयरिंग एक के बाद एक। इसको कट करके देखोगे तो अलग अलग सालों को, अलग अलग एरा को रिप्रेजेंट कर रही होगी, अलग अलग डेट को रिप्रेजेंट करती है वो। मेटामॉर्फिक रॉक जो पहले से मौजूद रॉक पर गर्मी और दबाव के प्रभाव से, तापमान और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो बनी है ना, उसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। जो ये इग्नियस या सेडिमेंट्री थी, ये कन्वर्ट हो रही है किसमें? मेटामॉर्फिक, रूपांतरण कर रही है, अपने रूप को बदल रही है। समझ में आया भाई? रूपांतरित चट्टानें। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन भी पता लग गया सर, बिल्कुल डिटेल। हाँ आगे बढ़े। नेक्स्ट अब कह रहा है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। सॉइल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में क्या आता है, हम उसके बारे में अगर थोड़ा सा जानना चाहें तो सबसे पहले आता है सॉइल टेक्सचर। क्या आता है? सॉइल टेक्सचर। ये क्या होता है सॉइल टेक्सचर? थोड़ा सा हमारे को नजर नहीं आ रहा तो मैं चेंज कर देता हूं और इसको रफ कर देता हूं। लो अब दिखाई देगा सॉइल टेक्सचर। ये दिखाई दे रहा है क्या रे? सॉइल टेक्सचर। हिंदी में अगर सॉइल टेक्सचर की बात करूं तो इसको कणाकार, मृदा कणाकार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मृदा कणाकार। इससे समझ में आएगा तुम्हें, कणाकार। मृदा कणाकार क्या होता है सर? मृदा कणाकार का मतलब होता है मृदा किस किस चीज से मिलके बनी है, सॉइल के जो बनाने वाले कण हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें जो सॉइल टेक्सचर होता है या मृदा कणाकार होता है, इसमें 3 चीजों का ध्यान दिया जाता है। किस किस का? एक तो सैंड, ये मिट्टी के टाइप नहीं भाई, ये इसके कण है। सैंड, सिल्ट
प्लस क्या बताओ, कले, तीनों चीजें मिलेगी। ये तीनों चीजें डिसाइड करती है भाई कैसा सोइल का स्ट्रक्चर होगा। आगे जाके सोइल का स्ट्रक्चर जो बनेगा इन टेक्सचर के बेस पे बनेगा। सोइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर में बहुत फर्क है। सोइल जब इकट्ठी होके ये तीनों मिक्स होके कुछ अलग चीज बनती है वो सोइल कहलाती है। ये तो सोइल का टेक्सचर है, बनावट है, ठीक है सर कणाकार। जो सोइल टेक्सचर है इसको देखकर 12 भागों में डिवाइड किया गया, 12 भाग बनाए गए, भाग 12 प्रकार की में विभाजित किया गया, सोइल को में डिवाइड किया गया या विभाजित लिख देते हैं, विभाजित करेक्ट किया है। कितने 12, और इन 12 इंग्लिश में बोलते हैं 12 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। 12 ऑर्डर होते हैं, इनको भी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में इसी लेक्चर में, ठीक है सर। तो सर ये जो कले है, सैंड है, इनमें सैंड की जो प्लास्टिसिटी होती है, इसके लचीलापन होता है वो बहुत ही कम होता है। प्लास्टिसिटी, लचीलापन मान लो एक बार, प्लास्टिसिटी, ये तुरंत अपनी शेप बदलती नहीं, जबकि कले को शेप को चेंज किया जा सकता है, वो शेप अगेन रिगेन कर लेती है, और इसकी प्लास्टिसिटी हाई होती है। इसकी प्लास्टिसिटी क्या होती है, हाई, इसकी प्लास्टिसिटी हाई होती है, इसकी प्लास्टिसिटी बहुत ही कम होती है। और इन तीनों के जो सैंड, स्लेट या कले की अमाउंट को कम ज्यादा के बेस पे सोइल का टेक्सचर डिसाइड होता है, और आगे जाकर ये सारे जो ये सब मिलकर क्या बना देंगे, सोइल स्ट्रक्चर बना के देंगे हमें। क्या देंगे, सोइल की शेप, स्ट्रक्चर, सोइल स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर बना के देंगे, सोइल स्ट्रक्चर बनाएंगे। मृदा की संरचना इन्हीं से मिलके बनेगी, मृदा संरचना सोइल स्ट्रक्चर होती है, और टेक्सचर कणाकार होता है। समझ में आया? आगे मिलके ये क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे, और इनका अलग अलग प्रोपोर्शन मिलेगा। जैसे मैं काली मिट्टी की बात करूं तो उसमें सैंड या कले में से ज्यादा क्या मिलेगी, कले ज्यादा मिलेगी, इसीलिए उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। लूमी सोइल की बात करूं तो दोनों 50-50% होंगे। मैं एल्वियल सोइल की बात करूं तो उसमें सैंड का अमाउंट थोड़ा सा कले के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। तो ऐसे इनका जो कंपोजिशन है, इनका जो प्रोपोर्शन है वो कम ज्यादा होने के बेस पे सोइल स्ट्रक्चर डिसाइड होंगे, सोइल टेक्सचर के बेस पे। अरे समझ में आ गया भी? फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो हो गया सोइल टेक्सचर, और सोइल टेक्सचर ये मैं बना के देगा सोइल स्ट्रक्चर, ये होगी सर। और भी कोई प्रॉपर्टी? हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। मान लो पीएच की बात कर लेते हैं, हम पीएच की बात कर लेते हैं। पीएच क्या होता है? सोइल का जो पीएच होता है ना, बेस्ट सोइल जो कल्टीवेशन के लिए वो न्यूट्रल मानी जाती है। न्यूट्रल सोइल है वो अच्छी मानी जाती है, न्यूट्रल या उदासीन। उदासीन जो सोइल है या न्यूट्रल सोइल है उसको बहुत अच्छा मानते हैं लोग, क्योंकि जो इसकी पीएच होती है ना, इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं। पहली बात तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ज्यादा पोषक तत्व रखती है, ज्यादा पोषक तत्व रखती है। और जो इसकी पीएच होती है वो 6.5 से लेकर 7.5 के करीब करीब होती है। पीएच कितनी होती है? 6.5 से लेकर 7.5, लगभग न्यूट्रल, बीच में 7 के आसपास, 7 से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा, 7 के आसपास, उदासीन, न्यूट्रल, कोई एसिडिटी नहीं, कोई बेसिडिटी नहीं। तो इसलिए अच्छी, सबसे अच्छी सोइल, बेस्ट सोइल फॉर कल्टीवेशन जो न्यूट्रल होती है ना, इसको बेस्ट माना जाता है। बेस्ट सोइल फॉर कल्टीवेशन, बेस्ट सोइल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी सोइल मानी जाती है। अच्छी मृदा है भाई ये तो, इसमें आसानी से कोई भी चीज को उगाया जा सकता है, ठीक है सर। और लवणीय जो अच्छे न्यूट्रिएंट रिच मानी जाती है, उसको वो होती है 8 से 8.5 की जो पीएच की होती है ना, इसको लवणीय या न्यूट्रिएंट रिच बोला जाता है। न्यूट्रिएंट रिच लिखा मिलेगा तो 7 से 8.5 के बीच में उसकी पीएच मिलेगी मेरे को। और 8.5 से ज्यादा पीएच की वो क्षारीय, मतलब बेसिक होगी, वो अच्छी नहीं। और जो 7 से कम होगी वो एसिडिक, वो भी अच्छी नहीं। तो न्यूट्रल वाली जो 7 के आसपास है या 7 से 8.5 के बीच में भी है ना, वो भी बहुत अच्छी न्यूट्रिएंट रिच मानी जाती है। फर्टाइल सोइल बोला जाता है उसको, फर्टाइल, बहुत अच्छी, किसी भी प्रकार की कोई भी फसलों को उगाने के लिए बेस्ट मानी जाती है 7 से 8.5 तक भी। और 8.5 से ऊपर होगी तो वो सर बेसिक सॉइल हो जाएगी, और 7 से नीचे होगी तो वो एसिडिक हो जाएगी, वो अच्छी नहीं है सर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? रे बहुत बढ़िया। अम्लीय है, क्षारीय है, सारा समझ में आ रहा है। एसिडिक मतलब अम्लीय है, बेसिक मतलब क्षारीय, न्यूट्रल मतलब उदासीन, उदासीन होती है वो अच्छी होती है, न्यूट्रल। अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी की बातें कर लेते हैं सोइल की। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, साइज की और की सारी बातें करते हैं। ये समझ में आ रहा है ना तुम्हें? बहुत बढ़िया। एक बार नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण मिट्टी के गुण, इंपॉर्टेंट सॉइल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर रहे हैं। उसके अंदर ये आ गई वो सारी प्रॉपर्टी जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जरा, एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, सॉइल टेक्सचर की बात कर रहा है। मिट्टी की बनावट नहीं होती, इसकी हिंदी सही नहीं है। इसका मतलब होता है मृदा कणाकार, मृदा कणाकार,
मृदा कणाकार, और इस मृदा कणाकार में 3 चीजों का ध्यान दिया जाता है, बताओ, सैंड, स्लिट और कले। इनके बेस पे कले 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 इनके बेस पे, इनकी कंपोजिशन प्रोपोर्शन के बेस पे अलग अलग होती है कले। इनकी अगर प्रोपोर्शन कम ज्यादा है तो उसी बेस पे अलग अलग सॉइल स्ट्रक्चर बनेगी, आगे जाके ये संरचना बनाएंगी सारी मिक्स होके। और दूसरे नंबर पे आगे सॉइल स्ट्रक्चर, जैसे कोई काली मिट्टी है, कोई लेटराइट्स है, रेड है, मार्शी है, ठीक है, अलग अलग तरह की सॉइल बनेगी। एलवीएल सॉइल है, नदियों से बह के आएगी, उसकी अलग अलग तरह की संरचनाएं मिलेगी, ठीक है सर। सॉइल की पीएच पे आप अभी बता रहे हो, पूरी डिटेल हमें बताई सर। जो न्यूट्रल वाली है ना, वो अच्छी बताई आपने। न्यूट्रल जिसकी पीएच 6.5 से लेके 7.5 तक हो, वो अच्छी मानी जाती है। और लावण्य या न्यूट्रिएंट रिच 7 से लेके 8.5 तक भी अच्छी मानी जाती है सर। और 8.5 से ज्यादा अगर किसी की पीएच हो जाती है तो वो बेसिक होगी सर, बेसिक क्षारीय। और अगर 7 से कम पीएच वाली होगी सर, 7 से कम पीएच अगर 7 से कम, तो वो क्या हो जाएगी, एसिडिक, अम्लीय हो जाएगी सर, एसिडिक, ये अच्छी नहीं है। तो न्यूट्रल के आसपास या 7 से 7.5 तक जिसकी पीएच है ना, वो बेस्ट सॉइल फॉर कल्टीवेशन मानी जाती है। पीएच की ये डिटेल सर। हाँ, अब नेक्स्ट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को समझने से पहले हमें और बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। वे वाटर को अच्छे से होल्ड कौन करके रखती है। तो देखिए, मैं इनको रफ कर देता हूँ, पूरी इन बातों को यहाँ पे समझा देता हूँ, तुम्हें पूरा डिटेल समझाता हूँ इसका। वाटर होल्डिंग कैसे करती है कोई भी। तो वाटर होल्ड करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, पोर होने चाहिए। और पोर 2 प्रकार के पढ़ाए हैं तुमने। सॉइल के अंदर जो पोर होते हैं वो एक होता है माइक्रोपोर और एक होता है मैक्रोपोर सर। एक क्या होता है, अब हम ये 4th पॉइंट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को समझाने के लिए कुछ बातें बता रहे, पानी रखने की क्षमता के बारे में। एक होते हैं माइक्रोपोर जिनका साइज 0.06 mm से कम हो, वो माइक्रोपोर सर। हाँ, और दूसरे होते हैं मैक्रोपोर। हाँ, मैक्रोपोर जिनका 0.6 mm से 0.06 mm से ज्यादा साइज हो सर। परसेंटेज की अगर बात करें, सैंड होती ना, सैंड, उसके अंदर पोर साइज 40% मिलता है सर। और जो कले है उसके अंदर ज्यादा होता है पोर साइज, 60% कले का, ठीक है सर। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये कम होती है सैंड की, नीचे रिस के चला जाता है, परकोलेशन हो जाता है। और जो कले होती है वाटर को होल्ड करके रखती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इसकी, पोर साइज ज्यादा होता है इसका। और जो कले होती है ना, ब्लैक सॉइल की अगर बात करूं मैं, ब्लैक सॉइल, अगर आपने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा, जो कॉटन कपास के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है ब्लैक सॉइल, जिसमें अपने आप ही दरारें, सेल्फ प्लोबिंग की कंडीशन आती है, दरारें पड़ने लगती हैं और अपने आप ही, उसको कहते हैं ब्लैक सॉइल या रेगर सॉइल भी बोलते हैं। कपास के लिए रेगर वर्ड यूज होता है, ये गुजरात में होती है। ब्लैक सॉइल होती है ना, इसमें कले का अमाउंट अच्छा खासा होता है, कले का, इसीलिए इसकी ब्लैक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी मानी जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है क्योंकि इसमें कले का ज्यादा अमाउंट मिलता है। ब्लैक सॉइल हैव मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ द कले एज कंपेयर टू सैंड। सही बात, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अगर ये जो पोर होते हैं, इनके पोर के साइज पे डिपेंड करता है सर, मैक्रोपोर माइक्रोपोर। अगर ज्यादा तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा। अगर मान लो सर कोई वाटर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और सारे के सारे पोर पानी से भर गए हैं, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट। तो लिखता हूं एक स्टार लगा के, एक बात देखना यहाँ पे, या नीचे लिख रहा हूं, क्या लिख रहे हैं, ऑल पोर स्पेस filled with water, then point is known as saturation point कहेंगे इसको। सैचुरेशन आ गया। अब इससे ज्यादा इसमें औकात नहीं कि पानी को और बरस के, क्योंकि सारे के सारे, और एक शॉर्ट में सैचुरेशन पॉइंट के लिए ये लिख दूं 100% पोर फुल ऑफ वाटर। 100% पोर थे वो फुल ऑफ वाटर हो चुके हैं, अब उससे ज्यादा वो पानी को ऑब्जर्व कर ही नहीं सकती। और एक बात, अब सर फील्ड कैपेसिटी, जो फील्ड की कैपेसिटी कितनी होती है, कोई भी खेत है उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, अगर तेरे को ये कैपेसिटी का पता करना है ना, तो 48 आवर बाद बरसात हो रही, बहुत ज्यादा पानी लगा दिया है, सिंचाई कर दी, उसके 48 घंटे के बाद तू देख कितना पानी वो लेफ्ट है, वो उसकी फील्ड कैपेसिटी है। 48 घंटे तक जितना ऑब्जर्व करगी, बाकी जो बचा है वो क्या है, फील्ड कैपेसिटी। तो स्टार लगा के एक और पॉइंट फील्ड कैपेसिटी पढ़ाता हूं तुम्हें। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कुछ जो आएंगी। फील्ड कैपेसिटी
क्या होती है सर फील्ड कैपेसिटी? 2 दिन पूरे 48 आवर। तो क्या लिखेंगे? वाटर लेफ्ट आफ्टर 48 आवर, आफ्टर 48 आवर ऑफ रेनफॉल या फिर इरिगेशन इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी। तो 2 टर्म क्लियर करवाई मैंने। फील्ड कैपेसिटी 48 घंटे के बाद जितना पानी ठहरा रहता है वो फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। जितने भी पॉइंट किसी भी पोर है किसी सॉइल में वो पूरे के पूरे पानी से भर जाए, 100% फुलफिल्ड हो जाए, तो उसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। उससे ज्यादा उसके पास अब कैपेसिटी नहीं कि किसी को होल्ड कर सके। कोई डाउट? फील्ड कैपेसिटी होती है वो चीज 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो अवेलेबल वाटर और एक है अनअवेलेबल वाटर। और उनमें से जो अवेलेबल वाटर होता है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाता है। जो अवेलेबल वाटर होता है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाता है। ये मैंने बताई पहले भी बातें। अवेलेबल वाटर एक अनअवेलेबल वाटर होता है प्रीवियस लेक्चर में। तो थोड़ा सा फिर बताना चाहूंगा, यहाँ से रेफर कर रहा हूं, कुछ चीजें समझ में आई तो। अब जो तुम्हें फील्ड कैपेसिटी पता चल गया, फील्ड कैपेसिटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, अवेलेबल वाटर प्लस अनअवेलेबल वाटर। ठीक है सर, अवेलेबल और अनअवेलेबल वाटर। जो अवेलेबल वाटर आता है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में काउंट होता है। ये वाटर होल्ड कितना कर सकता है, इसी में से पानी खींचा जाएगा। अनअवेलेबल है वो तो नीचे चला जाएगा, वो तो काम का भी नहीं है। वैसे भी 3 तरह के वाटर बताए थे तुम्हें। कैपिलरी वाटर काम का था, एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर था, और तीसरा क्या था बताओ? ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल और हाइग्रोस्कोपिक कोई काम के नहीं। कैपिलरी वाला था वही अवेलेबल वाटर था, वही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बताता है कैपिलरी के अंदर। सही है सर, ये बातें हो चुकी ना। हाँ, सॉइल फर्टिलिटी की बात करें, एक होती है सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी, और एक होती है प्रोडक्टिविटी। बताओ प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी में कोई फर्क है? बहुत है, रात दिन का फर्क है। समझाता हूं कैसे। सॉइल फर्टाइल है या नहीं ये तो पता नहीं, प्रोडक्टिव है या नहीं ये भी पता नहीं, तो पता क्या है सर? अब देखो अभी समझाता हूं। मान लो कोई सॉइल फर्टाइल है, मेरे को पता चला ये अच्छी है, पर मैं उसमें कभी कुछ डालू ही ना, कुछ करूँ ही ना, उगाऊ ही ना, तो वो प्रोडक्टिविटी देगी क्या? मेरे को नहीं देगी सर, वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकती। पर मैं उसमें बीज डालू, अच्छे से देखभाल करूं, तो वो प्रोडक्टिविटी भी देगी। तो प्रोडक्टिविटी देने वाली हर सॉइल फर्टाइल है? यस। जो प्रोडक्टिविटी देती है वो फर्टाइल है? यस है। पर फर्टाइल सॉइल है, क्या वो प्रोडक्टिव देगी, इस बात की गारंटी है? नो सर, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम उसमें कुछ करें ही ना, बीज ही ना डालने, तो कहां से देगी प्रोडक्टिविटी? तो ये होता है प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जब हम उसमें कुछ करें और उससे हमें प्रोडक्ट मिले तो वो प्रोडक्टिविटी है। फर्टाइल तो बिना प्रोडक्टिविटी वाली सॉइल भी हो सकती है, पर उसमें हमने कुछ डाला ही नहीं, उसे कुछ लेना ही नहीं चाह रहे, तो वो फर्टाइल कैसे हो जाएगी? अरे समझ में आया या नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है तो बोले भाई। ठीक है, तो अब हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और सॉइल फर्टिलिटी समझ चुके हैं। सॉइल की फर्टिलिटी जो डिपेंड करती है मिनरल्स उसमें है या नहीं है अच्छे, और वो मिनरल्स कहां से आए हैं? उसके पेरेंट्स आए, और पेरेंट कौन थी? रॉक की विदरिंग से जो ओरिजोन बने, ओ ओरिजोन ए बी सी आर, ये जो ओरिजोन बने थे वो उसमें जो मिनरल्स का कंटेंट है वो डिसाइड करता है कि वो सॉइल फर्टाइल है या नहीं। और फर्टाइल है तो भी उससे प्रोडक्टिविटी मिलेगी या नहीं ये हम डिसाइड करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया कवर। पहले सॉइल टेक्सचर के बारे में पढ़ा, फिर सॉइल स्ट्रक्चर, पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल फर्टिलिटी, और अब पढ़ रहे हैं परमिएबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया परमिएबिलिटी। सर परमिएबिलिटी क्या होती है? देख मैं बताता हूं। परमिएबिलिटी का मतलब होता है वाटर को अपने अंदर ले जाने की योग्यता। ये सबसे ज्यादा होती है किसमें? सैंड में। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं परमिएबिलिटी, तो देख परमिएबिलिटी, पारगम्यता, ये क्या होती है सर? पारगम्यता, मीएबिलिटी। तो देखना पारगम्यता होती है ना जो सॉइल के अंदर से वाटर को जाने दे। सैंड की तो हाई होती है भाई, हाई, और जो कले होती है उसकी लो, कले की होती है बहुत कम। तो जो अगर हम बात करें इनमें से वाटर लॉगिंग की कंडीशन हम कले में आएगी या सैंड में? परमिएबिलिटी अच्छी है सैंड की, तो ये तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी सर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी तो क्या है? अच्छी। और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? इसकी अच्छी नहीं, कम है। ओ गलत लिख दिया। जो सैंड है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? कम है। वो पानी को कहां ले जाती है? नीचे। इसकी कम है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अगर पानी फिर भी गिरता रहे तो ये तो क्या करेगी? वाटर लॉगिंग की कंडीशन पैदा नहीं करेगी। यहाँ क्या आ जाएगी? जल भराव हो जाएगा। और जल भराव हो जाएगा तो क्या कहते हैं जल भराव को? जल भराव को कहते हैं क्या? वाटर लॉग्ड। वाटर लॉगिंग की कंडीशन आ गई। कहां होती है वाटर लॉगिंग की कंडीशन? कहां आएगी बताओ? कले में आएगी सर, क्योंकि कले के अंदर जो परमिएबिलिटी होती है वो कम होती है और जो सैंड की परमिएबिलिटी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये पोर साइज पे डिपेंड करती है सर।
ठीक है, समझ में आया रे? तो परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा, सैंड की या क्ले की? सैंड की ज्यादा है। और परमिएबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम? ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वाटर लॉगिंग की कंडीशन ना आ सके। समझ में आया भी? अब बात करते हैं बल्क डेंसिटी की। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बल्क डेंसिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 पॉइंट हो रहे हैं, ये भी समझ लो बिल्कुल डिटेल। हाँ, तो अब बल्क डेंसिटी पे बात करते हैं। बल्क डेंसिटी क्या होता है सर? बल्क डेंसिटी सर, एक बात, एक मिट्टी को लाओ एक बॉक्स में फिट करके, फिर ना उसको गर्म कर लो, चाहे ओवन में कर लो चाहे कहीं भी कर लो, उसको गर्म करो बहुत ज्यादा। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि सर उसमें मॉइस्चर का कंटेंट है, मेरे को उसका मॉइस्चर कंटेंट हटाना है, क्योंकि मैं उसको डेंसिटी मापना चाहता हूं। तो मेरे को जो सोइल है वो कैसी चाहिए? ड्राई सोइल। पहली कंडीशन ड्राई सोइल की मापी जाएगी। हाँ सर, ड्राई सोइल की मापते हैं बल्क डेंसिटी। ये समझ में आ गया? जब जो सोइल होती है ना, कोई भी सोइल, अब ड्राई सोइल लाया, अब इसको मेजर करना स्टार्ट करूंगा सर। इसमें 50% सॉलिड कंटेंट है। इसमें जो सॉलिड कंटेंट है वो कितना परसेंट है? 50% है। सॉलिड कंटेंट है वो कितना परसेंट है? अरे मार्कर कहां भाग गया? हाँ, इसके अंदर सॉलिड कंटेंट की बात करता हूं। सॉलिड कंटेंट सर इसमें 50%। और एयर की बात करता हूं सर, एयर भी इसमें 50%। मेरे को कैसे पता चला? मैंने इसकी पूरी जानकारी ली। जो सॉलिड कंटेंट था ना इसका, उसमें क्या मिलते हैं मेरे को? मिनरल प्लस ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल मिले मेरे को 45%। कितने मिले? 45%। और जो ऑर्गेनिक मैटर मिला, कार्बनिक पदार्थ, वो 5%। दोनों को मिला के 50%। ऐसे अगर मैं बात करूं किसकी? एयर की, एयर वाले में मेरे को ना 25% तो एयर मिली थी सर, और 25% वाटर भी मिला था। पर मैंने पूरे को एयर में काउंट कर लिया, क्योंकि वाटर तो मैंने सुखा दिया सर, ड्राई कर ली। और ड्राई करने से जो 25% जगह थी उसको भी किसने ऑक्यूपाई कर लिया? एयर ने। तो टोटल 50% एयर होगी सर, और 50% ये हो गया। इनका रेशियो 1:1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है। अब सर सॉइल की अगर मैंने डाटा देखा, मैंने बहुत सारा डाटा देखा, सैंडी सॉइल को भी देखा और कले को भी देखा मैंने। तो कले के अंदर जो डेंसिटी थी सैंडी सॉइल की वो लिखी हुई थी, बल्क डेंसिटी 1.6 लिखी हुई थी सर। और कले की मैंने देखी तो 1.1 नजर आई मेरे को। बल्क डेंसिटी की बात कर रहा हूं सर मैं। और इसकी बल्क डेंसिटी 1.6 मिली बल्क डेंसिटी। तो बताओ किसकी बल्क डेंसिटी ज्यादा नजर आ रही है? सैंडी सॉइल की बल्क डेंसिटी ज्यादा है सर। तो बल्क डेंसिटी ज्यादा अच्छी चीज है या गलत चीज है? अच्छी चीज है। बल्क डेंसिटी ज्यादा है, वेट ज्यादा मिलेगा। जिस सॉइल का वेट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा, तो बल्क डेंसिटी शॉर्ट में लिख देता हूं, वो भी ज्यादा। और सैंडी सॉइल का वेट ज्यादा होने का कारण देख, तू पीछे पड़ गया, 40% तो इसमें एयर होती है और 60% सॉलिड हिस्सा होता है। 60% क्या होता है? सॉलिड हिस्सा होता है। तो इसका वेट क्या हो गया? ज्यादा। इसकी जगह अगर इसकी बात करें कले की बल्क डेंसिटी क्या मिली? कम मिली, क्योंकि इसका वेट क्या है? कम। वेट क्या है? कम। वेट कम है तो बल्क डेंसिटी भी क्या है? कम। और बल्क डेंसिटी कम होने का रीजन बताओ। कले के अंदर 60% पोर मिलते हैं सर, 60% पोर होते हैं, एयर होती मतलब। और 40% क्या होता है? सॉलिड हिस्सा होता है सर। सॉलिड कम रह गया तो इसका वेट कम तो इसकी बल्क डेंसिटी कम। और जो कि सैंडी है उसका वेट ज्यादा, उसमें सॉलिड हिस्सा ज्यादा, तो उसकी बल्क डेंसिटी ज्यादा। अरे समझ में आ रहा है क्या? बल्क डेंसिटी किसकी ज्यादा? आप बताओ। बल्क डेंसिटी सैंडी की ज्यादा है कले की? सर यहाँ पे लिखा हुआ, आप डाटा से समझ सकते हो। ये देखो 1.1 है कले की और इसका 1.6, तो ये तो ज्यादा है सर सैंडी। कारण सर इसका वेट ज्यादा है। वेट ज्यादा होने का कारण इसमें सॉलिड हिस्सा ज्यादा है सर कले के कंपैरिजन में। इसमें एयर कम है और सॉलिड हिस्सा ज्यादा है, जबकि कले में एयर पोर ज्यादा है और सॉलिड हिस्सा कम है, इसलिए उसका वेट कम, तो बल्क डेंसिटी कम। ये मैंने मेजर की सर ड्राई सॉइल को करके, उसकी बल्क डेंसिटी का पूरा अनुमान लगा लिया और मैंने याद भी रख ली किसकी बल्क डेंसिटी कितनी। इस तरह से मेरे को बल्क डेंसिटी की फुल नॉलेज। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक बताओ कोई डाउट है? नहीं है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। समझ में आ रहा है भाई? कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सर, सीईसी, कटायन एक्सचेंज क्षमता। ये क्या होती है? किसी भी मिट्टी के अंदर सीईसी लिखूंगा मैं शॉर्ट में, सीईसी कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अगर वो ज्यादा है किसी भी सॉइल की, अगर ये ज्यादा है तो वो अच्छी मिट्टी मानी जाएगी। अच्छी है भाई, ये अच्छी है सर। ये क्यों? क्योंकि इसकी कटायन एक्सचेंज एफिशिएंसी या कैपेसिटी ज्यादा है सर। ज्यादा है तो ये फर्टाइल ज्यादा है। हाँ सर, ये फर्टाइल सॉइल मानी जाएगी। फर्टिलिटी की अगर बात करें वो भी इसकी ज्यादा मानी जाएगी।
इसमें हुमस का कंटेंट पूछा जाए तो वो भी ज्यादा मिलेगा सर, हुमस का कंटेंट ज्यादा। ऐसा क्यों? कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है सर, इसकी डेफिनेशन ही नहीं पता। किसी भी कटायन को अपने अंदर होल्ड करने की क्षमता, मृदा की आयंस को अपने अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी, अंदर होल्ड करने की अक्षमता, कैपेसिटी की क्षमता को कटायन एक्सचेंज एफिशिएंसी, धनायन परिवर्तित क्षमता कहते हैं। बताओ कोई डाउट है? बहुत बढ़िया सर, ये ठीक है। तो और ये जो आयंस आप बोल रहे हो उसमें कटायन ही बोल रहे हो क्या? हाँ कटायन, कटायन सर पॉजिटिव चार्ज वाले, हाँ कटायन पॉजिटिव चार्ज वाले भी। इसमें क्या क्या हो सकता है सर? कैल्शियम +2 हो सकता है, मैग्नीशियम +2 हो सकता है सर, ठीक है, पोटेशियम +1 हो सकता है, सोडियम +1 हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं सर। कटायन प्लस चार्ज वाले सारे हो सकते हैं। और कटायन को होल्ड करके रखने की जो क्षमता है किसी भी मिट्टी की, वो कहलाती है ECS। अब सर मेरे को ECS पता चल गया, अच्छी बात है। तो अब मेरे पास दो नॉलेज है मेरे को, तो जो टेक्सचर के बेस पे कले वाली अच्छी या सैंड वाली अच्छी? सर कले वाली अच्छी, क्योंकि कले वाली होल्ड करके रखती, वाटर को होल्ड करती है, ऐसी आयन को होल्ड करके रखती। हुमस भी अच्छा होता है। जो हुमस है वो किस में ज्यादा होता है बताओ? कले वाली में सर, कले में ज्यादा होता है। कले वाली है तो कले वाली में ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा मिलेगा सर, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, तो इसकी ECS ना CESC भी ज्यादा मिलेगी। और CSC ज्यादा वो अच्छी, मतलब कले मिट्टी जिसमें ज्यादा वो अच्छी। जैसे कि हम बात करें ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल अच्छी है, रेगर सॉइल भी कहते हैं, कपास के लिए जो यूज होती है, कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी, पानी को रोक के रख सकती है। कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ भाई। बल्क डेंसिटी के बाद कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सभी को समझ में आई? बहुत बढ़िया सर। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर के बारे में तो पूरी बातें कर चुके हैं हम। ऑर्गेनिक मैटर प्रीवियस लेक्चर में भी देख लेना, वहां पे पूरा डिटेल बता रखा, कौन कौन से आयन है, कौन कौन से सोल्ट है, कैसे बनता है, सारा डिटेल ऑर्गेनिक मैटर की फुल डिटेल पढ़ चुके हैं हम। ऑर्गेनिक मैटर का लेक्चर पिछले में भी पढ़ लिया। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं सर ये ह्यूमिफिकेशन से बनते हैं। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमस सर कोई भी गली सड़ी चीज है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मरा हुआ है, कोई लीफ टूटा हुआ है, कोई ब्रांच है, कोई पत्ता है, उसको सबको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया फंगस आएंगे, उसके थू 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 कर देंगे सर। थू थू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका तरीका ही सर पहले डाइजेस्ट करते हैं फिर इंजेस्ट करते हैं, उल्टा है सर। हम पहले इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, जबकि वो पहले डाइजेस्ट कर लेते हैं बाहर ही और फिर इंजेस्ट करते हैं सर। तो वो थू 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 मैकेनिज्म है उनका, हाँ। और उसको गला सड़ा के फिर एब्जॉर्ब करके लेते हैं और उसको क्या कहते हैं? मस बन गया सर। और उस प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। उसके दौरान ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत रिच हो जाता है सॉइल में और सॉइल जेड ब्लैक नजर आने लगती है। उससे ओजोन नाम की ऊपरी लेयर बनती है। ये बातें मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। बोलो नहीं बताई? रिवाइज हुआ? हाँ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। समझ में आ रहा है सभी को पूरा डिटेल? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। सॉइल के कलर सारी बातें कर ली सर आज हमने, देख लिए। कोई कैसी कलर की हो सकती है, कोई कैसी, इसमें कोई ब्लैक है, कोई रेड है, कोई लेटराइट है, कोई एलवीएल है। तो ऐसे बहुत सारी सॉइल आने वाली आगे लेक्चर में। हाँ। तो ये सॉइल टेक्सचर की बात करी, कणाकृति, उसके कणों के इस पे उसमें 3 प्रकार के कले, सिल्ट और सैंड के बेस पे उनकी कणाकृति डिसाइड होती है और अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती है सर सॉइल की। सॉइल की स्ट्रक्चर ऐसे कोई भी आकार ले सकती है। हाँ। सॉइल स्ट्रक्चर पे कंसिस्टेंस पे बात कर ली पूरी डिटेल। और श्रिंक और स्वेल पोटेंशियल ये बताता हूं तुम्हें। श्रिंक स्वेल पोटेंशियल अभी नहीं बताया तो ले यहीं पे डिटेल बता देता हूं इसकी पूरी। इसकी कुंडली खोल देते हैं श्रिंक स्वेल की, देख क्या है। श्रिंक स्वेल का मतलब देख, ब्लैक सॉइल को देखना भी ध्यान से। ब्लैक सॉइल दिखाई गई है यहाँ, ये ब्लैक सॉइल है मेनली, ठीक है सर। ब्लैक सॉइल के अंदर ज्यादा मिलता है। हाँ। रेगर सॉइल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अगर मान लो बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी में वाटर सारा सूख जाएगा। हाँ सर सूख जाएगा। और सॉइल क्या हो जाएगी? श्रिंक। सॉइल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी सर, श्रिंक हो जाएगी। और अगर गर्मी की जगह सर्दी आ गई सर, हाँ आ गई, चलो सर्दी में सॉइल स्वेल हो जाएगी, उसके अंदर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो स्वेल फूल जाएगी, ठीक है सर। गर्मी सर्दी आती रहती है और इसमें ये प्रॉपर्टी है स्वेल और कभी श्रिंक होती है। और स्वेल श्रिंक होने की वजह से इसमें क्या पड़ती है? दरारें मतलब है क्रैक्स पड़ जाते हैं सर। और क्रैक पड़ने वाली सॉइल को अच्छी सॉइल माना जाता है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और ये सेल्फ क्लॉगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है?
सेल्फ टिलेज या सेल्फ प्लॉगिंग, सेल्फ प्लॉगिंग हो रही है सर, हाँ सेल्फ प्लॉगिंग हो रही है। और ऐसा ब्लैक सॉइल में देखने को मिलता है, गर्मियों में श्रिंक हो जाना और सर्दियों में फूल जाना, श्रिंक होना, फूलना, और उसकी वजह से क्रैक्स का पड़ना, ये ब्लैक सॉइल में देखा जाता है और इसको सेल्फ प्लॉगिंग या सेल्फ टिलिंग प्रोसेस कहते हैं। और ऐसा ब्लैक सॉइल में, रेगर सॉइल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्रैक पड़ने वाली सॉइल कौन सी है, ब्लैक सॉइल या रेगर नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया सर, समझ में आया क्या? और इसी को श्रिंक और स्वेल होने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, श्रिंक स्वेल पोटेंशियल ब्लैक सॉइल का सबसे ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बल्क डेंसिटी, आज पूरा डिटेल मैंने बल्क डेंसिटी के बारे में समझा दिया या नहीं समझा दिया, बताओ। बल्क डेंसिटी ड्राई सॉइल करते हैं, फिर सर उसका मापते हैं कि सैंडी सॉइल का ज्यादा बल्क डेंसिटी है या फिर क्ले का ज्यादा है। सर सैंडी सॉइल का ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है क्योंकि उसमें सॉलिड पार्ट ज्यादा है। ये सारी बातें करी या नहीं करी, देखो सॉलिड और वही सब बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। पोरोसिटी सर ये बात कर लिया आपने, माइक्रोपोर और मैक्रोपोर अभी आज पूरी डिटेल बताई हमें। हाईली पोरोसिटी लार्ज स्पेस होगा उनके बीच में, और लो पोरोसिटी में छोटा स्पेस होता है, ठीक है सर। प्रीमिएबिलिटी आपने बताई, सोइल की प्रीमिएबिलिटी, जिसकी ज्यादा प्रीमिएबिलिटी वो अच्छी सोइल सर, वो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, और उसके डिटेल सारा बता दिया सर आपने। हाँ आगे देख, टाइप ऑफ सोइल अवेलेबल, सोइल हमारे जो इंडिया में सोइल मिलती है उनके नाम दिए गए। चल मैं कुछ नाम बता देता हूँ, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, फिर भी नाम तो सुन ही ले। एलुवियल सोइल जो नदियों से बह के आने वाली जो सबसे अच्छी पहली सोइल है, बहुत ज्यादा जो उपजाऊ क्षमता रखती है, एलुवियल सोइल। ब्लैक कॉटन वाली सोइल रेगर सोइल, रेड और येलो सोइल। पैटी मार्सी जो दलदली क्षेत्र में वेस्ट बंगाल की साइड जो मिलती है, असम वेस्ट बंगाल में, वो मार्सी। लेटराइट सोइल माउंटेन पहाड़ी इलाकों में मिलने वाली। एरिड जो राजस्थान में शुष्क क्षेत्र में मिलती है। सलाइन जो नमकीन क्षेत्र में मिलने वाली। ये सारी सोइल और इनका फुल डिटेल डायग्रामेटिक यहाँ भी दिखाया गया है, फिर भी हम हर एक प्रकार से इसको फुल डिटेल में कहा पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाइप ऑफ सोइल जिसका नाम होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर का नाम ही है टाइप ऑफ सोइल अवेलेबल इन इंडिया। फुल डिटेल दूंगा एक एक सोइल की, फिलहाल तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है उन पे ध्यान दें। नेक्स्ट स्लाइड। और आज बहुत सारी टेबल आने वाली इस लेक्चर में, और इन टेबल से बहुत क्वेश्चन आए हैं और आते रहते हैं एग्जाम में, इनको पढ़ के जाना भाई। आज ये देखो, पहले तो ये जो सोइल्स हैं अभी उन्हीं के नाम चल रहे हैं, बाद में मिट्टियों के रंग, संगठन और स्थान के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया गया। एलुवियल सोइल नदी के किनारे से मिलने वाली जलोढ़ मिट्टी हिंदी में कहते हैं। ब्लैक सोइल काली मिट्टी, रेड और येलो लाल पीली। लेटराइट मिट्टी, एरिड जो रेगिस्तानी मिट्टी है। सैलाइन लवणीय मिट्टी, और पैटी या फिर जो मार्सी बोला जाता है जिसको गिल्ली, बिल्कुल दलदली बोलते हैं, वो वाली मिट्टी। तो इतने प्रकार है इंडिया में पाई जाने वाली मिट्टी के, और अलग अलग क्षेत्र वाइज किसमें क्या ज्यादा उगाया जाता है, सब फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे। हाँ ये आगे भाई, यहाँ से लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं बार बार, और मैं फिर बोलता हूँ ये क्वेश्चन हर साल आते हैं और इनको करके जाना है रिवाइज। क्या अभी याद करवा देता हूँ, चलो छोड़ो, याद यही करते हैं। देखो सर, एलुवियल सोइल है जो जलोढ़ मिट्टी है, ये नदियों से बह बह के हमारे बहुत ज्यादा आती है और इसको एलुवियल सोइल कहते हैं। हाँ एलुवियल सोइल है भाई। और सर ये 3 प्रकार के ऑर्डर आपने 12 बताए थे, उन 12 ऑर्डर में से 3 ऑर्डर में मिलती है। सर अलग अलग ऑर्डर क्यों? क्योंकि एलुवियल सोइल भी एक जैसी नहीं है, एक जैसी होना तो ऑर्डर भी एक होता, पर ये अलग अलग प्रकार की है। सर ये अलग अलग प्रकार होने के कारण ये अलग अलग क्षेत्र से बह के आ रही है। अगर जहां रेगिस्तान लगता है, जहां मान लो पहाड़ी इलाका जो रेगिस्तान लगता है, उत्तर प्रदेश और ये एक साइड है, वहां की मिट्टी अलग मिलेगी। जो उत्तराखंड से या झारखंड से जो मिट्टी आती बह के नदियों में, वो अलग मिलेगी। यूपी साइड की अलग मिलेगी। तो अलग अलग जगह की अलग अलग है, उनमें सबसे ज्यादा जो मिलती है इंसेप्टिसोल जो ऑर्डर है, इंसेप्टिसोल फर्स्ट ऑर्डर जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्डर है ना, वो इंसेप्टिसोल है। अपने इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी पूछे तो एलुवियल, और एलुवियल में भी ऑर्डर पूछे तो इंसेप्टिसोल, थोड़ा बहुत एंटीसोल और थोड़ा बहुत एल्फीसोल से। एल्फीसोल जो रेगिस्तान साइड की है और उत्तराखंड साइड की एंटीसोल मिलेगा, और ज्यादातर फिर इंसेप्टिसोल मिलेगा। और तुम डायरेक्ट तुमसे पूछा जाए एलुवियल सोइल में क्या मिलता है तो इंसेप्टिसोल ही बताना, इंसेप्टिसोल ही मिलता है। सर ये क्या है सर, इंसेप्टिसोल एंटीसोल, ये ऑर्डर है भैया, ये याद कर लो। इनकी फुल डिटेल बताने लग गया तो यहीं पे 2-3 लेक्चर और हो जाएंगे, इनके बारे में फुल डिटेल नहीं ले रहे, बस नाम याद कर लें क्योंकि हमारे एग्जाम में इनके नाम आते हैं, सिर्फ मैंने देखा है एग्जाम। तो चलिए, सबसे ज्यादा जो पहले नंबर पे मिलने वाला ऑर्डर ही सबसे ज्यादा इंसेप्टिसोल है सर दुनिया, अपने पूरे भारत में। दूसरे नंबर पे एंटीसोल, ये 1-2 इसीलिए लिखें, दूसरे नंबर पे एंटीसोल मिलता है सर पूरे इंडिया में, ठीक है। और जो एलुवियल सोइल है थोड़ी बहुत एल्फीसोल में भी मिलती है, ना के बराबर। ब्लैक सोइल की बात करते हैं, ब्लैक सोइल इंपॉर्टेंट, वर्टिसोल एक ही तरह का ऑर्डर, वर्टिसोल याद कर लेंगे सभी, वर्टिसोल। रेड सोइल का सर एल्फीसोल,
रेड सॉइल में एक ही ऑर्डर मिलता है, एल्फीसोल। लेटराइट में सर, लेटेराइट में अल्टीसोल, और डेजर्ट वाली में सर, डेजर्ट का नाम ही एरिड सॉइल कहा जाता तो एरिडोसोल, एरिड सॉइल का बोला जाता तो एरिडोसोल। लेटराइट में अल्टीसोल। और तुम्हें ना पहली 3 याद कर लेनी, पहली 3 मैन है भाई, मैं तो पहली 3 याद करने की जानकारी देता हूँ। ये लेटराइट डेजर्ट ना भी याद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेजर्ट तो वैसे भी एरिड रीजन में होता है, एरिडोसोल वैसे याद हो जाएगा, लेटराइट का फिर याद हो जाएगा अल्टीसोल। भाई याद करना एल्वियल, एल्वियल में सर सबसे ज्यादा इंसेप्टिसोल, फिर एंटीसोल और थोड़ा बहुत एल्फीसोल। ब्लैक सॉइल एक ही वर्टिसोल सर, रेड सॉइल एल्फीसोल। बस याद यही आ रहा है एग्जाम में और कुछ नहीं आना। हमारे एग्जाम में पीछे प्रीवियस में आया हुआ है ब्लैक सॉइल में कौन सा ऑर्डर मिलता है, वर्टिसोल, ये आया हुआ हमारे एग्जाम में। अगर एल्वियल में सिर्फ पूछा जाए तो इंसेप्टिसोल, और तीनों ऑप्शन दे दे, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल और एल्फीसोल, और ऑल दे दे तो ऑल। हाँ चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। समझ में आ रहा भाई, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ आएंगे, और इनके एरिया भी पूछे जाते हैं। ब्लैक सॉइल कहां ज्यादा मिलती है, एल्वियल कहां ज्यादा मिलती है, रेड कहां मिलती है, ऐसा पूछा जाएगा। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र गुजरात में मिलती है सबसे ज्यादा, एल्वियल जो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड झारखंड, ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर यहाँ। हाँ बहुत बढ़िया। जो अब इनके दिए गए हैं ऑर्डर जो है हमारे, जितने भी ऑर्डर हैं उनकी परसेंटेज सबसे ज्यादा कौन मिलता है भाई, आज ही बताया पहले नंबर पे। देखो इनकी परसेंटेज रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं भैया, तुम्हें ना याद करने की जरूरत। क्यों नहीं सर जरूरत, क्योंकि तुम ये याद कर लो सबसे ज्यादा कौन मिलती है, दूसरे नंबर पे कौन मिलती है, बस। और थोड़ा सा ध्यान रखो तो तीसरा भी याद रख लेना। सबसे ज्यादा मिलती है इंसेप्टिसोल सर, सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे एंटीसोल, तीसरे नंबर पे एल्फीसोल और चौथे पे वर्टिसोल। बस इतना ध्यान रख लो सर। इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फोसोल और वर्टिसोल, ये तीनों तो सर ऊपर वाली तीनों तो मेरे को एल्वियल में मिली थी, एल्वियल सबसे ज्यादा होती इसीलिए ये ज्यादा मिलती होगी। और वर्टिसोल दूसरे नंबर पे ब्लैक सॉइल में मिली थी सर। एरिडोसोल मेरे को राजस्थान में मिली थी और ये मेरे को लेटराइट में मिली थी सर। ऐसे याद भी मेरे को पूरा अभी पढ़ गया। ये परसेंटेज याद करने की जरूरत है सर मेरे को नहीं, ना कर परसेंटेज, बस ये याद रख सबसे ज्यादा एंटीसोल, दूसरे नंबर पे नहीं पहले नंबर पे इंसेप्टिसोल, दूसरे पे एंटीसोल, तीसरे पे एल्फीसोल, चौथे पे वर्टिसोल। फिर अगर और भी बात करें तो एरिडोसोल, और भी बात करें अल्टीसोल, और बात करें मोलिसोल। चल आगे नेक्स्ट स्लाइड, याद कर लेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और याद करते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें। हाँ सर, अब रैंक क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज रैंक की बात करें, सबसे ज्यादा मिलने वाली पूरे एरिया में ये तो बात हो ही चुकी है हमारी। सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है बताओ, एल्वियल सर फर्स्ट रैंक है पूरे इंडिया में। दूसरे नंबर पे ब्लैक सॉइल सर, काली मिट्टी, तीसरे पे रेड और चौथे पे लेटराइट। ये तो याद हो ही रखा है सर। एल्वियल सबसे ज्यादा मिलती है पठानी क्षेत्रों से, जलोद मिट्टी। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र गुजरात जैसे बड़े बड़े राज्यों में मिलती है सर। रेड सॉइल ये भी तीसरा नंबर कैरी करे हुए, लेटराइट चौथा नंबर, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉइल की तरफ। हाँ टेबल याद हो रही है भाई, हाँ ये आ गया। कौन से क्षेत्र में कौन सी सबसे ज्यादा मिलने वाली मिट्टियां, उनके बेस पे देखो सबसे ज्यादा बताओ। जो नदियां सबसे ज्यादा कहाँ, यूपी में सर। तो जो जलोद मिट्टी है या एल्वियल मिट्टी कहाँ ज्यादा मिलेगी भाई, कहाँ मिलेगी बता दो सबसे ज्यादा। तो ये नदी के किनारे मिलने वाली का मतलब ये एल्वियल की बात कर रहा है, एल्यूवियल सॉइल या जलोद कह दो इसको, जलोद मिट्टी। ठीक है भाई, जलोढ़ मिट्टी यूपी में सबसे ज्यादा। काली मिट्टी आप बार बार बता रहे हो सर, महाराष्ट्र गुजरात। लाल मिट्टी तमिलनाडु में देखने को मिलती है। लेटराइट केरल और कर्नाटका। पीली मिट्टी सिर्फ केरल में देखी गई। और दलदली जो दलदली क्षेत्र वेस्ट बंगाल है सर, उत्तराखंड है, बारिश बहुत होती है। और केरला, इनमें बहुत ज्यादा बारिश होती है। केरला, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इनमें इसीलिए दलदली या मार्शी मिलती है सर, पेट सॉइल। और ये जो येलो सॉइल है सिर्फ केरला में देखने को मिलती है। लेटराइट केरला के साथ साथ कर्नाटका में। और लाल मिट्टी सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में है सर। और काली मिट्टी महाराष्ट्र गुजरात है। और सबसे ज्यादा जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें, इस टेबल में अगर मेन बात करूं भाई, पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन कौन से, ले स्टार लगा रहा हूं, जलोढ़ मिट्टी या फिर एल्वियल सॉइल यूपी, और काली मिट्टी महाराष्ट्र गुजरात, ये 2 सबसे फेमस क्वेश्चन है। बस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। याद हो रहा है भाई सभी को, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट स्लाइड, स्टेट वाइज मैक्सिमम एरिया हो गया याद। स्टेट वाइज मैक्सिमम एरिया किसमें क्या, ये तो याद कर लिया सर। अब ये एंटीसोल और ये फिर से आ गई सर टेबल, तुम्हें ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा। एल्वियल सॉइल है ना, इसमें सबसे पहले नंबर पे इंसेप्टिसोल, दूसरे पे एंटीसोल और थोड़ा बहुत एल्फोसोल, बस। और ना के बराबर, ये ना भी याद रखो तो भी सही है, एरिडोसोल। ब्लैक सॉइल सर महाराष्ट्र और गुजरात में जो मिलती है। अब बताओ मेरे को ब्लैक सॉइल कहां मिलती है,
महाराष्ट्र और गुजरात में। हाँ, एलवीएल कहाँ मिलती है? यूपी में, याद हो गया। इसमें कौन से ऑर्डर मिलते हैं सर? सबसे ज्यादा इंसेप्टिसोल, दूसरे नंबर पे पेंटिसोल, तीसरे पे एल्फिसोल और फिर एरिडोसोल। ब्लैक सोइल सर वर्टिसोल, बस सिर्फ याद किया था हमने एक ही सर, वर्टिसोल। ना के बराबर इंसेप्टिसोल तो सब में ही बोल सकते हैं सर, क्योंकि ये हर जगह होता है। इंसेप्टिसोल या एंटीसोल तो सब में मिलेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, रेड सोइल में एल्फिसोल की बात हुई थी सर, एल्फिसोल, और कभी कभी ये भी मिल सकते हैं ना के बराबर। लेटेराइट में सर अर्टिसोल, डेजर्ट में एरिडोसोल, बस वो याद ना करो कभी कभी वाले। फॉरेस्ट हिली में एल्फिसोल और अर्टिसोल, इंसेप्टिसोल ये सारी मिलती है सर, और थोड़ी बहुत ये भी। रेड सॉइल में एरिडोसोल और इंसेप्टिसोल मिलती है। इंसेप्टिसोल तो लगभग सभी में मिल सकती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें ये वाली टेबल याद करनी चाहिए जो पहले बताई वो आसान भी है और वो याद करना भी आसान है, और वही आएगी, ये नहीं आएगी। कभी कभी का कोई मतलब नहीं आके, ये तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ सॉइल आगे आगे, ये तो नेक्स्ट लेक्चर का काम है। फिलहाल अभी मैं तुम्हें याद दिला दूं वो कौन सी टेबल थी। अरे क्या हो रहा है, चल क्यों स्लाइड। हाँ, ये टेबल थी एक, तो ये वाली याद रखनी है। ठीक है सर, याद रख लेंगे कहाँ कौन सी मिलती है। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो ये है, ये वाली याद रखनी है। ऑर्डर याद करो तो ये करना, ये इंपॉर्टेंट है। एलवीएल सर इंसेप्टिसोल एंटीसोल, ब्लैक सोइल वर्टिसोल, रेड सोइल एल्फिसोल, लेटराइट अर्टिसोल और डेजर्ट एरिडोसोल, याद। नेक्स्ट याद हो गया सारा। एक टेबल अभी जो मैंने नहीं पढ़ाई तुम्हें वो दिखा रहा हूं तुम्हें, पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में उसकी पूरी जानकारी दे दी थी। या आज पढ़ लिया हमने पूरा, रोग के बारे में फुल डिटेल ले ली है, रोग के बारे में नॉलेज हो चुकी है हमें, चट्टाने। और इससे पहले ये रही, इसके बारे में भी थोड़ा बोल ही देता हूं, जरूरी है, नहीं तो रह जाएगी ये टेबल। देखो भाई, देखो मॉइस्चर की क्लास किसमें कितनी, और टेंशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। मैंने ये वो जो रूट है वो कितना प्रेशर तक खींच सकती है। फील्ड कैपेसिटी होती है 0.3, याद रखनी है, यहाँ से उल्टा याद रखें। फील्ड कैपेसिटी सर 0.3 एटीएम, इतना प्रेशर तक फील्ड में खींच सकती है। और 0.3 1/3 का मतलब 0.3 से 31 एटीएम तक का ये कैपिलरी वाटर होता है सर, मैं आपने बताया था। और जो प्लांट है वो 15 एटीएम तक ही ले पाएगा, उससे ऊपर वाले को नहीं खींच पाते हैं। बस एक ही है जो इससे ऊपर खींच पाता, पार्थेनियम ग्रास, आपने ये बताया। ये कैपिलरी वाटर था सर। विल्टिंग पॉइंट 15 एटीएम पे आ गया था सर, 15 एटीएम पे विल्टिंग पॉइंट आ गया था। इससे ऊपर अगर कोई भी होगा तो वो विल्टिंग का परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इससे ऊपर कोई खींच नहीं सकता प्लांट, और वो विल्ट होके डेड हो जाएगा। ठीक है सर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का 31 एटीएम तक प्रेशर था, इसको प्लांट नहीं ले सकता। और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो 31 से लेके 10,000 तक है सर। 31,000 एटीएम प्रेशर से लेके 10,000 एटीएम प्रेशर को कैसे प्लांट कोई कर सकता है, खींच सकता है इस वाटर को। तो ये भी अनअवेलेबल वाटर, ये भी अनअवेलेबल वाटर, ये विल्टिंग पॉइंट है, इसके बाद में विल्टिंग स्टार्ट होगी। और वाटर वेपर जो होती है उसको सैचुरेशन पॉइंट माना गया है। एक ग्राफ भी दिखाया था मैंने इस पे प्रीवियस लेक्चर में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो फील्ड कैपेसिटी 0.3 एटीएम की होती है सर। कैपिलरी वाटर होता है वो 0.3 से 31 एटीएम का आता है सर। विल्टिंग पॉइंट 15 एटीएम पे आता है, और ये एग्जाम में आ सकता है विल्टिंग पॉइंट कब आता है, 15 एटीएम प्रेशर सर, या बार लिखा हो तो वो भी देख लेना। हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होता है 31 एटीएम से लेके 10,000 का होता है, इसको नहीं खींच सकता कोई भी प्लांट। और वाटर वेपर्स जो बन गया वो सैचुरेशन हो गया, वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये लेक्चर होता है कंप्लीट, और फुल डिटेल में हमने ये पूरा चैप्टर फुल अच्छे से पढ़ लिया है। और यहाँ से क्वेश्चन जो ऑर्डर हैं और किस स्टेट में कौन सी सॉइल मिलती है, ये वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चार्ट का, तो वो तैयार करके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें, खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।